हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे एक साइकोलॉजी का टेस्ट आपकी मैंने स्पेशली ऑनलाइन जो बैच में स्टूडेंट है, बैच 1, 2, 3 और जितने 3 बैच चल रहे तीनों को आपके प्रोवाइड किया था और इसमें स्कोर आपके लगभग बेहतर देखने को मिला। कुछ स्टूडेंट आपके 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए। तो ऐसे में मुझे लगा कि एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट में जो आपके पास कुछ एक स्टूडेंट है उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आई, तो वो एक बार उसको देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी गलत रही और कैसे आप इसमें बेहतर स्कोर कर सकते थे। और जो एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन बनेंगे लगभग ऐसे ही बनेंगे। और यूट्यूब में आपको प्रोवाइड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि यूट्यूब के जो कुछ एक एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सीरियस है, किसी कारणवश क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके लिए यहाँ कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। आप इसको मॉक टेस्ट के तौर पर लेना। ये मॉक टेस्ट आपके ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए था, लेकिन एक्सप्लेन में ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहा हूँ, लेकिन प्रोवाइड आपको भी करवा रहा हूँ। तो आप इसको एक बार देख लेना। अगर आपको सही लगेगा तो आप इसमें अपना साथ साथ स्कोर भी लिखते रहना कि कितना आपका स्कोर हुआ और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास था, सडन अपियरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नॉन एज। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? जो सडन अपियरेंस आपसे पूछा गया है, किस रिस्पॉन्स के बाद की बात की गई है? एक्सटिंक्शन। ये एक्सटिंक्शन आपके जो पॉइंट देखने को मिलता है किस में देखने को मिलेगा? जिन स्टूडेंट को नहीं पता लगा कि क्वेश्चन किस थ्योरी से था, तो उनके लिए ये रहेगा आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? इवान पेलो द्वारा। उसके अंदर जब हमने लर्निंग प्रोसेस आपके देखे थे, तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर हमने ये एक्सटिंक्शन यहाँ पे पॉइंट देखा था। एक्सटेंशन के बाद आपके क्या आता था? एक्सटेंशन के बाद आपके पास आता था स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यहाँ पे जो आपके पास राइट आंसर हो जाना चाहिए था वो आपके पास ऑप्शन डी था। जिसने भी किया था वो बिल्कुल आपके ठीक था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है? आपके पास राइट आंसर हो जाता है आपके पास ऑप्शन डी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बिल्कुल उस तरह की है जिस तरह से आपके पास एक व्यवहारवादी है, एक गेस्टाल्टवादी है, प्रतिक्रियावादी है। इस तरह के अलग अलग आपके पास विचारधारा के आपके साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक आपके रहे। तो उसमें से आपके क्या पूछा गया था? मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से कौन से मेंबर आपके यहाँ पे थे? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कोटकोफा, आपके पास कोहलर, वर्दिमर। ये आपके पास ऑप्शन देखने को मिले। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या चीज आपको देखने को मिली? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सभी साइकोलॉजिस्ट आपके कौन है? ये गेस्टाल्टवादी है। और ये थ्योरी किस थ्योरी पर बेस्ड थी? इन्होंने एक थ्योरी आपके निकाली थी। कौन सी थ्योरी थी? इनसाइड थ्योरी। इनसाइड थ्योरी से संबंधित थे सभी ये तीनों। इनसाइड थ्योरी आपने देखी होगी, उससे संबंधित थे। तो ऑप्शन जो डी था यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आपके राइट हो जाना था। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ही कंसीडर एज ए फाउंडर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड द फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अलग इसलिए रखा था कि ऐसा जरूरी नहीं है जो आपको सारी थ्योरीज में करवा रहा हूँ, सारी स्टेटमेंट आपको करवा रहा हूँ डायरेक्ट वो एज इट इज आपके आ जाए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं आपको कंक्लूड करेगी। तो अगर आपको बाकी का सभी का पता है, अगर आप थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं कि ईएल थॉर्नडाइक आपके कौन से फादर कहलाते हैं, अगर आपको पता है कि टर्मर ने कौन सा एक वर्ड आपके यूज किया गया था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी यहाँ पे जगा रहा हूँ, बताने को मैं बता सकता हूँ ईएल थॉर्नडाइक आपके कौन से फादर कहलाते हैं, टर्मर ने एक शब्द आपके यूज किया, कौन सा किया, कौन सा पहला इसके द्वारा यूज किया गया था, क्या कंडीशन लेकर आया, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन क्यूरियोसिटी आपके मन में पैदा करूँगा, कुछ चीज़ें आपको बता दूंगा इस क्लास के अंदर, इस जो एक्सप्लेनेशन के अंदर, जो मॉक टेस्ट के एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया हूं। बाकी कुछ चीजें आपको यहाँ पे खुद जाननी पड़ेगी, जिसके लिए पुरानी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी की बहुत सी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। साथ में आपको जो है कुछ एक संडे के जो लाइव सेशन है वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे, वहां पे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये कौन आपके हैं जो फाउंडर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, तो यहाँ पे जोसेफ मेयर राइस इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके पास 1 से 2 बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉकेज। देखिए, पियाजे थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पियाजे और वाइगोस्की दोनों अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं। और दोनों की अगर बात की जाए, अगर इसको थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि पियाजे और वाइगोस्की का जो लैंग्वेज एंड थॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आपके दोनों का कंपैरिजन आपके किया जाता है, यानी कि दोनों में डिफरेंस आपके हमेशा किया जाता है। एक बात करते हैं आपके पास प्राइवेट स्पीच की, दूसरी बात करते हैं आपके पास इगोसेंट्रिक स्पीच की। तो यहाँ पे आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि पियाजे आपकी जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड जो टॉक है, जो बच्चे अपने आप में खुद से बात करते हैं, उसको क्या आपके कहते हैं? ये प्रश्न आपके सिंपल सा पूछा गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पियाजे के विचार, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में आपके वाइगोत्स्की के, दोनों से यहाँ से प्रश्न बना था। तो यहाँ पे जो
पियाजे क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन आपके सेल्फ डायरेक्टली टॉट, जो खुद से अपने आप बात में करते हैं, उसको ये कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको ये यूजफुल नहीं मानते। वहीं आपके पास वाइगोत्स्की आपके यूजफुल मानते हैं। वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है जिनको मैंने आपके बढ़ाया है, यहाँ पे हमने बात की इसके बारे में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, माफ कीजिएगा, पियाजे तो आपके है ही नहीं, यहाँ तो वाइगोत्स्की है, क्योंकि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने भी दी है, वाइगोत्स्की ने भी दी है, ब्रूनर ने भी दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आगे जाकर आपके पास कॉग्निटिव डोमेन्स के अंदर, बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आपके कॉग्निटिव की बात की जाती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके सिर्फ पियाजे कहते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग धारणाएं दी है, संज्ञानात्मक विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई है, अपने अलग अलग आयाम इनके द्वारा दिए गए, अपने अलग अलग एस्पेक्ट ये कहते हैं, अपने अलग अलग एज ग्रुप इन्होंने डिवाइड किए हैं, तो सभी का अपना है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो क्या कहा कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वाइगोत्स्की के आप जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या फिर सोशल कल्चर जो थ्योरी आप देखो, तो टोटल आपके पास किस पर बेस्ड था, सोशल कल्चर लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है सोशल इंटरेक्शन, ये बिल्कुल आपके पास राइट हो जाना था। ऑप्शन यहाँ पे सी, सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इसके ऊपर पूरी तरह से उनका मानना था कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो किसी बच्चे में होगी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक समाज का, उसकी वहाँ की भाषा का, वहाँ के कल्चर का आपके इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा वाइगोत्स्की ने आपके कहा था। 6 की ओर चलते हैं। 6 आपके पास है, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन। तो किसने ये डिफाइन किया था कि आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन है, किसने ये कहा गया था, किसने ये डिफाइन किया गया था, तो ये आपके पास पील द्वारा। ऑप्शन जो डी गया था बिल्कुल आपकी ठीक है। बाकी स्किनर इंपॉर्टेंट है, स्किनर की स्टेटमेंट आपने देख लेनी, क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट्स आपने सभी देख लेनी, जेबी वॉटसन की जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सभी देख लेनी, एजुकेशन से रिलेटेड कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा, आपने मेमोरी के बारे में इन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें आपने इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा, ये आपने एक बार इनकी स्टेटमेंट देख लेनी। ये क्वेश्चन तो आपके बहुत बार रिपीट हुआ है, आउट ऑफ द थिंकिंग बॉक्स, ये बहुत बार आपके रिपीट होता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। ये आपके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है, तो ऑप्शन जो सी दिया था बिल्कुल आपके राइट यहाँ पे हो जाना था। साइकोलॉजी क्या है, बहुत से प्रश्न आपके पास ऐसे बनते हैं कि आपके पास साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी है सोल ऑफ साइंस आपके कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो ऐसे में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन देखें तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस, साइकोलॉजी को हमेशा एज ए सोशल साइंस आपके लिया जाता है। बात की जाए साइकोलॉजी से सोल ऑफ साइंस तो बिल्कुल है, लेकिन ऑप्शन में तो देखिए ऑप्शन में है नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखिए तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान आपके पास सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में रह रहे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए मनोविज्ञान आपके देखने को मिलता है, जिस पर आपके पास टोटली जो आपके पास किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व आप कर रहे हो, सोशल इन्वायरमेंट के रहकर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एज ए सोशल आपके साइंस रहेगा, ना कि ए सोल ऑफ साइंस। क्योंकि सोल ऑफ साइंस अगर आपके पास होता तो ऑप्शन डेफिनेटली आपके पास ये नहीं होना था, तो दो में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या कहेंगे, आपके पास लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों के आपके लॉजिक आपके रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हु इज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो बहुत बार आपकी क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, तो आप सभी को पता है विलियम वुंट को आपके पास एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी का फादर आपके कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास बी बिल्कुल ठीक था। सिगमंड फ्राइड, सभी को पता है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आपके पास किससे रिलेटेड थी, पर्सनालिटी पर ये बेस्ड था। इन्होंने जो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति का वो देखने को मिलता है इनकी थ्योरी के अंदर। इसके अलावा जो है मनोलैंगिक जो आपके पास सिद्धांत है वो भी आपके इसको कहा जाता है, विश्लेषणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है सिगमंड फ्राइड की ईगो सुपर ईगो को। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपके पास ये तो पता होगा ईगो सुपर ईगो इनके द्वारा दिया गया था, वो तो आपने देख लिया होगा। बाकी जुंग की बात करते हैं, जुंग से स्टेटमेंट आपके बनती रहती है मैक्सिमम। ईबी टिश्नर की बात करते हैं, यहाँ से आपके पास स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 आपके पास क्या है, साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइन एज द। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि जो आपके पास साइकोलॉजी है उसको जो डिफाइन किया गया, किसकी ओर डिफाइन किया गया, जो अभी मैंने ऊपर कहा कि साइकोलॉजी कैसे डिफाइन किया जाता है, साइकोलॉजी डिफाइन किया जाता है साइंस ऑफ सोल। तो आपके पास ये कैसा आत्मा का विज्ञान इसको कहा जाता है। तो अगर आपके साइकोलॉजी को पूछा जाए कैसा है, आत्मा का विज्ञान है। अगर आपके पास साइकोलॉजी पूछा जाए साइकोलॉजी एज ए क्या है, ये आपके सोशल साइंस है एज ए। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिटरली इसको डिफाइन किया जाता है साइंस ऑफ सोल। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका है। इनके ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन इनके अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिससे आप इसका पता लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ऐसे आपके पास साइकोलॉजिस्ट कौन है जिसने जो इंटेलिजेंस टेस्ट आपके पहली बार कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा FIRST।
ठीक है, तो फर्स्ट आपके रहेगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे अल्फ्रेड बिल्कुल आपके ठीक है। वॉटसन क्यों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जेम्स वो आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एमसी डुगल क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास है द स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ दी। अगर आपकी बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि अगर आप स्टडी करोगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ, किसके बारे में बात करेंगे, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के बारे में हम इसमें बात करेंगे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स का मतलब क्या हुआ, टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ दी अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। और अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड ऐसी चीजें जो कि आपके पास कम से कम 90% आपके रहेगा आपके मस्तिष्क का, अनकॉन्शियस माइंड का। तीन तरह से डिवाइड आपके होता है, हमने बात की थी कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस की, अनकॉन्शियस की। अनकॉन्शियस आपके 90% रहता है और कॉन्शियस आपके 10% होता है, जो टोटल माइंड का आपके पास हिस्सा है। 1/10 भी इसको कहा सकते हैं, अगर आपने कहना हो तो ये भी आप कह सकते हैं। बाकी बात की जाए सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर जोर डालने पर आपको वापस वो याद आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन आपको मैं कर रहा हूँ, बाकी ज़्यादा कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना समय आपका नहीं रहता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय, तो सभी को पता है लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया है, थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ इफेक्ट ये प्राइमरी लॉज है, 3 तरह के प्राइमरी लॉज आपके दिए थे थॉर्नडाइक ने, कौन कौन से, वो सभी आपको पता होना चाहिए कि पहला क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। 3 लॉज का आपको पता होना चाहिए। और इन 3 लॉज में से लॉ ऑफ इफेक्ट पे आगे जाकर आपके काम करते हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने इस पर काम किया था और बीएफ स्किनर ने जो पूरी थ्योरी दी है, जिसमें कि एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे के ऊपर, एक कबूतर के ऊपर, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो था ये प्रभाव के नियम पे था। यानी कि आपके पास जो प्रभाव का नियम आपके पास थॉर्नडाइक देते हैं, उस प्रभाव के नियम पर पूरी एक थ्योरी लेकर आते हैं बीएफ स्किनर। हालांकि यहाँ पे एक चीज ये मेंशन करने योग्य है कि अगर हम थॉर्नडाइक की थ्योरी की बात करें, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी दी थी वो आपकी टोटली बेस्ड थी एसआर पे। एसआर बॉन्ड भी सिद्ध किया था, किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। लेकिन जो आपके पास बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर ने फॉलो किया था किसको, आरएस को रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा, तभी आपके रिजल्ट आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सिगमंड फ्राइड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ। सिगमंड फ्राइड को आपके पास किसका फादर आपके कहा जाता है, तो सिगमंड फ्राइड की हमने थ्योरी देखी, सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है साइको एनालिटिक स्कूल। तो मनोविश्लेषणवाद जो आपके स्कूल की बात की जाती है, तो ये आपके पास कौन है, सिगमंड फ्राइड है। साइको एनालिटिक थ्योरी भी आपके कहा जाता है, किसने दिया था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत आपके सिगमंड फ्राइड ने। ईद ईगो सुपर ईगो की जो बात करते हैं ये आपके पास है। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक है। बहुत सी वीडियो आपकी बनी हुई है, इसके ऊपर आपको जाकर देखनी पड़ेगी खुद, क्योंकि अगर आप अपने लिए एफर्ट नहीं मारोगे तो फिर मैं जितना मर्जी आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे अपना बेस्ट। तो कोशिश करें अपना बेस्ट देने की, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशनलिज्म इन डेवलपमेंट बाय, रेशनलिज्म की जो बात करते हैं प्लेटो आपके करते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला क्योंकि एक दो क्वेश्चन फिलोसफी पर बेस आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि आप आर्ट्स वाले, मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले, जीबीटी वाले, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट का एग्जाम तो एनवीएस, केवीएस, ये जितने एग्जाम है इन सभी में आपके पास ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पर्टिकुलर थ्योरी आपके पास जो है पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक फिलोसफी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि प्लेटो का आपके हैं, और क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा गया है तो रेशनलिज्म के बारे में बात की गई है कि रेशनलिज्म इज डेवलप्ड बाय, तो प्लेटो द्वारा किया गया था। एरिस्टोटल आपके पास इससे, ब्रोका आपके इससे संबंधित है। सिगमंड फ्राइड ये आपके पास यहाँ पे समझ लीजिए कि एक मनोविशेषज्ञ आपके पास है, उसके करके ऑप्शन में यहाँ पे डाला गया। ऑप्शन मैंने अपनी मर्जी से खुद रखे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मत सोचना कि ऑप्शन एक आपके पास ऐसा क्यों रखा गया। सिगमंड फ्राइड इसमें इसलिए मैंने डाला था ताकि जो है ऑनलाइन स्टूडेंट जो आपके यहाँ सोचे कि हमने जो प्लेटो, एरिस्टोटल के, ब्रोका के बारे में तो पढ़ा नहीं, तो सिगमंड फ्राइड कर लेते हैं, उस करके मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे डाला गया था। नेक्स्ट चलेंगे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज ओके, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट विच मीन्स। तो यहाँ पे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है जिसमें इनसाइड थ्योरी आपके पास दी गई थी, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ इनसाइड थ्योरी, वर्दिमट, कोहलर, कोफा, तीनों आपके गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आपके पास, थ्योरिस्ट आपके पास देखने को मिले। तो इन्होंने जो आपके पास यहाँ पे गेस्टाल्ट जो वर्ड आपके यूज किया है साइकोलॉजी के अंदर, ये एज ए वोल किया है, यानी कि संपूर्ण को मानते थे। एज ए वोल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखिए, वर्ड की बात की गई है, वोल की बात कीजिए, ए पार्ट ऑफ की बात कीजिए, आपके वोलर पार्ट। तो यहाँ पे वोलर पार्ट है, हो सकता है आपको ऐसा लगे क्योंकि यहाँ पे ये वोल की बात तो करते ही हैं, तो पार्ट आपने इसमें मत रखना। यहाँ पे सिंगल वोल वाला ऑप्शन जो बी था, यहाँ पे ये आपके इस तरह से आपको उसको यहाँ पे चूज करना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द मॉडर्न
साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी की बात की गई है तो मॉडर्न साइकोलॉजी जो लिंग्विस्टिक थ्योरी है तो इसके ऊपर जो काम किसने किया, चोमास्की ने। चोमास्की ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय चोमास्की। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आपका हो जाना था। कुछ चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी, वो क्लासेस में कवर की नहीं जा सकती, किसी और बुक से कवर की नहीं जा सकती। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ें रिपीटेड हुई है तो उस तरह से एक पैटर्न मैंने सेट किया था 30 क्वेश्चन का। अब जितना जितना स्कोर आपका रहा वो उस हिसाब से आप समझ लेना कि फाइनल में भी लगभग आपका इतना ही रहने वाला है। तो ये चीज़ें आप देख लेना कि आपको कितना समय किस एक सब्जेक्ट को देना है, वो आपको इस टेस्ट से पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये तो सबको पता है, लिपजिंग में देखने को मिली, कब देखने को मिली ये भी सबको पता है, लेकिन इंडिया में कब आपके देखने को मिली। क्वेश्चन पूछा गया इंडिया में, तो इंडिया में आपके पास कलकत्ता में देखने को मिली। कब देखने को मिली, क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट। यहाँ पे जो है क्लासेस के अंदर आपके जो है जो वन लाइनर मैंने लर्न करने के लिए दिए थे, नोट्स आपको प्रोवाइड कराया, उसके अंदर आपके देखा होगा। तो आपके पास एक टेस्ट मैंने दिया है, टेस्ट के अंदर जो आपके पास उसमें देखा होगा ये वाला क्वेश्चन आपके देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 आपके पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज जे प्रपोज्ड बाय। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जब भी बात की जाएगी तो समझ लेना किसने आपको किया है, तो अब्राहम मैस्लो की बात की गई है। और क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, अगर आप अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी, ध्यान से सुनी होगी क्लास के अंदर, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नीचे से जब आप चलते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 5th नंबर पे आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है कि वो आपके पास हाईएस्ट रहता है। उसके बाद सभी व्यक्ति की जब सारी नीड्स आपकी पूरी होगी तो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में चला जाता है कि अब जो है आत्मबोध की बात करता है, खुद को जानने की बात करता है। तो ये आपके पास मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स से क्वेश्चन आपके देखने को मिला था। अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि किस थ्योरी से क्वेश्चन है तो गलत करने का सवाल नहीं उठता। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछा गया, किस थ्योरी से कौन सी टर्म आपकी उठाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द फेमस बुक द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी वाज ऑथर्ड बाय। तो किसने लिखी है फेमस बुक आपके पास प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिखे विलियम जेम्स द्वारा। तो ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके पास यहाँ पे राइट था। अब देखिए बार बार रिपीटेड हो रहे, विलियम वुंट, टिचनर, आपके पास जेबी वॉटसन, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जितने फैक्ट है, जितनी थ्योरीज है, जहाँ जहाँ इनका नाम आता है उसको आपको याद रखना है, मतलब पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन का बहुत बार नाम आता है, जो साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट आपके डार्विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वेरिएशन इन द बिहेवियर पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ड्यू टू, यहाँ पे क्या कहते हैं कि डार्विन कहते हैं कि जो वेरिएशन है बिहेवियर के अंदर, वेरिएशन आपके पास जो आपके पास होते हैं किसके थ्रू, जनरेशन के थ्रू, आपके पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात की गई है। इसको आपके क्या कहा जाता है कि जहाँ पे भी आपके पास ये आगे जाएंगे तो इसको आप जनरेशन ड्यू टू किसके कारण हो गए, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपके इसको कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे राइट हो जाना था। तो जिसने भी बी किया था बिल्कुल आपके यहाँ पे ठीक था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके क्या कहता है, हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइड, जो आपके पास लर्निंग। तो सभी को पता है इनसाइड लर्निंग की बात की है, इनसाइडफुल लर्निंग की बात की गई है। तो इसमें आपके पास थॉर्नडाइक है, बी एफ स्किनर है, इवान पेवलो है, कोहलर है। तो इनसाइड से कौन आपके पास संबंधित, कोहलर आपके पास है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाना था, इनसाइड थ्योरी से संबंधित था। तो इनसाइडफुल लर्निंग आपकी इसके लिए यहाँ पे एक टर्म से आपकी यूज की गई है। तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास हु इज द पीनियर कंट्रीब्यूशन टू द कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो सभी को पता है कि कौन आपके यहाँ पे कोग्निटिव साइकोलॉजी में आपके पास देखने को मिलते हैं। अब सभी की बात करते हैं। क्या यहाँ पे आपके पास जीन पियाजे हैं, ऑप्शन आपके पास दिए जीन पियाजे। क्या जीन पियाजे हैं? क्या आपके पास यहाँ पे आपके पास बी एफ स्किनर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि आपके पास जीन पियाजे हैं, कोहलर है, या फिर आपके पास यहाँ चोमास्की है। तो आपको क्या लग रहा है, कोहलर हो सकते हैं आपके पास कोग्निटिव। क्या कोहलर ने कोग्निटिव की बात की है? तो डेफिनेटली नहीं की है। चोमास्की ने किसकी, लिंग्विस्टिक की बात करते हैं। फिर से आपके कोहलर यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिले। तो यहाँ पे कोग्निटिव की जो बात करते हैं वो आपके पास यहाँ पे जीन पियाजे। अगर जीन पियाजे के साथ यहाँ पे वाइगोत्स्की होता, अब ब्रूनर होता, इसके अलावा बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी होता, फिर आपकी समस्या हो सकती थी। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आपका बनना ही ना है, या फिर बनता तो यहाँ पे क्वेश्चन सभी के ऑप्शन आपके गलत होने थे, या ए बी सी डी या ऑप्शन डी होना था। ये सभी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस चीज़ों को समझते जाना, बाकी कोई समस्या नहीं, एग्जाम आपका हो जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखिए, 24 कहता है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया? बी एफ स्किनर ने दिया है। पहले भी हमने बात की, बी एफ स्किनर है। बिहेवियरिस्ट आपके थे, जेबी वॉटसन बिहेवियरिस्ट थे, इवान पेवलो बिहेवियरिस्ट थे, बी एफ स्किनर बिहेवियरिस्ट थे, इसके अलावा थॉर्नडाइक आपके पास बिहेवियरिस्ट थे। ये सभी बिहेवियरिस्ट आपके थे। तो आपके पास
इसमें समस्या नहीं आपके होनी चाहिए। पियाजे स्टेजेज ऑफ द इन्फेंसी, इन्फेंसी किसको कहा गया, पियाजे की जो स्टेजेज है उसमें इन्फेंसी किसको कहा गया, सभी को पता होगा सेंसरी मोटर स्टेज को इन्फेंसी आपके कहा जाता है। प्री ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन को क्या जाता है, ऐसे नहीं पता और ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब सेंसरी मोटर स्टेज आपकी कितने से कितने रहेगी, पता है सभी को, 0 से लेकर 2, उसके बाद 2 से लेकर 7, 7 से लेकर 11, उसके बाद 11 प्लस आपकी चलेगी। तो सबको पता होना चाहिए कि आपके पास किस स्टेज के अंदर बच्चा किस इसमें होता है, अर्ली चाइल्डहुड कब होगा, चाइल्डहुड कब होगा, एडोलेसेंस आपके कब होगा। तो ये चीज़ आपके बताने वाली नहीं है, इतनी तो आपके पास बीएड वगैरह में आपने की होगी और सभी को पता भी होता है, जनरली बात ये की जाए तो पता होता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 26, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस है, ये आपके पास मेमोरी का है। मेमोरी के अंदर जो आपके पास जब भी मेमोरी की बात की जाती है, चाहे आपके शॉर्ट टर्म की जाए, आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की जाए, इमीडिएट मेमोरी की बात की जाए, उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास कोडिंग डिकोडिंग आपके पास जो देखने को मिलता है, ये किसका पार्ट आपके पास देखने को मिलेगा, मेमोरी का देखने को मिलेगा कि आप कैसे जो चीज़ों को आप अटेंशन कर रहे हो, अटेंशन के बाद उसको एनकोड कर रहे हो, फिर डिकोड आप कर रहे हो, फिर आपके पास यहाँ पे मोटिवेशन आपके लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ये किसका पार्ट है, ये मेमोरी का ही पार्ट आपके पास होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सी दिया था बिल्कुल आपकी ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास ले लेंगे 27 ड्राइव डिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये आपके हल द्वारा दी गई है और सभी को पता है हल द्वारा दी गई और किसके ऊपर ये काम करती थी, टोटल आपके पास मोटिवेशन पे, यानी कि अभिप्रेरणा पर आधारित थी आपके पास ड्राइव डिडक्शन थ्योरी, जो कि आपको बहुत बार पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मोटिवेशन का टॉपिक भी आपसे पूछा था, अभिप्रेरणा संबंधी आपने देख लेना। 16 पीएफ इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, 16 पीएफ बोलने में आपको लग रहा है 16 पीएफ यानी कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर आपके पास पूछा गया है, जो कि कैटल द्वारा दिया गया है। तो किस पर यह बेस था, टोटली आपकी पर्सनालिटी से मेजरमेंट के लिए था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया था बिल्कुल आपके राइट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यहाँ पे स्पेशल नीड्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके ऊपर आप केस स्टडी कर सकते हैं। ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे डी दिया गया केस स्टडी, ये बिल्कुल आपके पास ठीक हो जाना था कि यहाँ पे अगर आप स्पेशल नीड्स की अगर हम बात करें किसी भी चिल्ड्रन की, उसके ऊपर स्टडी करना है तो केस स्टडी मेथड आपके पास बिल्कुल बेस्ट आपके रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पे क्या कहता है, हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, किसने क्लासिफाइड किया इंट्रोवर्ट और आपके पास एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट आपको पता है क्या है कि जो खुद से मतलब कि अपने आप में खुश रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या है कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और दूसरों के साथ घुलने मिलने में विश्वास रखते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपके पास क्या आएंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी को किसने क्लासिफाइड किया था, जुंग द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो फर्स्ट यहाँ पे है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाना था। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे, इस तरह से आपको ये सबमिट करना था टेस्ट, ठीक है। जो आपके पास ऑनलाइन वाले उन्होंने भी देख लिया, कुछ एक आपके पास यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने भी देख लिया था। तो ये आपको जो है तैयार करके दिया गया है। तो आई होप कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो है ऐसी वीडियोस और भी आपके लिए लेकर आने वाले हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी कितना आपका स्कोर रहा आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी जो है आप चाहे तो संडे वाले लाइव सेशन में भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।